अच्छा, कभी भी कोई भी अगर नेचर में मेटल है तो इन जनरल वो सॉलिड होता है। अच्छा, मेटल्स जनरली सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर ये कोई एक्स है, ये मेटल है, तो वो अपने ही जैसे दूसरे एक्स के साथ जो इसके वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। हालांकि हम इसे, हाँ सर, हम तो इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बेटा कोवलेंट बॉन्ड ही जब कोई मेटल बनाते हैं अपने ही जैसे स्पीशीज के साथ, तो इसे कोवलेंट बॉन्ड ना कह के मेटालिक बॉन्ड कह दिया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि मेटालिक बॉन्ड कौन बनाने योग्य है? किसी भी एलिमेंट के जो नेचर में मेटल के फॉर्म में उसकी मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी मेटालिक होती हैं, अगर वो एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है तो कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड ना कह के क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? मेटलिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। अब कोई भी स्पीशी, कोई भी एलिमेंट जो कि नेचर में मेटल के रूप में पाया जाता है, वो उतने ही नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड बना पाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलो, हेलो। जी सर। यस सर। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है कि इनका एन एस और इनका n-1 डी, ये दोनों वैलेंट शेल के होता है। तो जैसे जैसे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, ये अपने ही जैसे दूसरे स्पीशीज के साथ, मेटालिक स्पीशीज के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाते जाते हैं। हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता है, जैसे मैं 3D सीरीज़ की बात करूं, कि 3D सीरीज़ का पहला आदमी होता है स्कैंडियम, जो कि होता है 3D1। तो जैसे जैसे स्कैंडियम से आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते हुए लगभग क्रोमियम तक मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बना सकता है अपने जैसे क्रोमियम के साथ। इसलिए शुरू से लेके बीच तक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा संख्या ऑफ मेटालिक बॉन्ड होगी उतना ही वो स्पीशी नेचर में ठोस और कठोर मेटल बनाएगा। अब अगर मेटल कठोर या ठोस बन रहा है तो भैया वो हार्ड ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, तो क्रोमियम तक तो ये बढ़ा। क्रोमियम के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको दिखता है कि बेटा पेयरिंग होने लगती है। पेयरिंग होने लगती है तो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। अब दिक्कत बोलो। यस सर, आगे समझ। चलिए, बाकी किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना। चलो बच्चों, हाँ बेटा, कोई किसी ने फिर पूछा, बोल दे बेटा। नो सर, नहीं पूछ। नहीं पूछना। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन दैट केस नहीं हो तो मतलब लिख लो। हो, मैंने इसमें रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। एक बार फिर से आप लोग लिखते भी रहिए। लिख लिया है कि लिख रहे हो अभी? लिख रहे हैं। हाँ, तो लिखते भी रहो, फिर मैं गाना एक बार फिर से गा दूँ, क्योंकि गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, मैं पॉज किया हुआ था। फिर से सुन लो। ये पॉइंट एक बोर्ड के 1 नंबर के सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि भाई एस के केस में ऐसा नहीं होता, पी के केस में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, वो लगभग एक या मैक्सिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। डी ब्लॉक में ऐसे क्या सोने चांदी गड़े हैं कि इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं? तो रीज़न ये होता है, एस और पी के केस में उनका वैलेंस शेल केवल बाहरी शेल होता है, लेकिन इनका वैलेंस शेल केवल एनएस नहीं होता, एक अंदर वाला यानी कि n-1 डी भी वैलेंस शेल की तरह बिहेव करने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि एनएस और n-1 डी में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अगर एनएस के इलेक्ट्रॉन बाहरी हैं तो n-1 डी, क्योंकि डी का पेनिट्रेशन भी बहुत कम होता है, तो वो भी बहुत बाहरी है। तो ये दोनों लगभग वैलेंस शेल की तरह बिहेव करते हैं। तो क्योंकि एक सब शेल और बढ़ गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाएंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा। तो उन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी इनमें है, बाकियों में नहीं है। ये इस पॉइंट का अर्थ और मतलब हुआ। ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। अब फिर से पॉज कर रहा हूँ। The most common oxidation state of 3D series is +2, which implies that generally n-1d orbital are relatively more स्टेबल, ये इंग्लिश गलत लिखी हुई है, मोर स्टेबल देन एनएस ऑर्बिटल। पॉइंट लिखें और इसका मतलब भी सुन लें।
भाई एक और एक नंबर का सवाल ये आता है कि भाई 3D सीरीज के केस में हमने लिस्ट भी बनाई हुई है, आपको दिख भी रही होगी आपकी। बेटा किसी का फ़ोन अनम्यूट है, उसको म्यूट करें। हमने 3D सीरीज की टेबल में देखा कि भाई +2 लगभग सब दिखा रहे हैं। तो भाई +2 लगभग सब क्यों दिखा रहे हैं? अरे माना कि NS और N-1D का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए दोनों वैलेंस शेल कहलाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी डिफरेंस कम है ना, बराबर तो नहीं है। NS का एनर्जी थोड़ा सा तो ज़्यादा ही होगा। तो NS और N-1D अगर कोई गर्दन पकड़ ले तो हम ऑब्वियसली कहेंगे N-1D भैया इनर्शियल का है, उसकी N+L रूल से ही पता है हमको कि एनर्जी कम तो है। हाँ, उतना एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो NS का थोड़ा सा ज़्यादा बाहर ही हुआ, इसलिए वो दो तो हमेशा ही दिए जाएंगे, और इसलिए +2 ये सब लगभग दिखाते हैं। ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। हो गया सर। हटा दो। हो गया सर। हो गया सर। पॉइंट क्रमांक 6 लिखेंगे बच्चों। ये टेबल आप बना चुके हो, देखो इस बच्चे ने भी कितने सुंदर से बनाई है। इसने जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लाल पेन से लिख दिया है। चलो चलो, पॉइंट क्रमांक नेक्स्ट होगा बेटा 6वां। इंग्लिश लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज फाउंड इन इट्स कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, कॉमा as they are small in size and most electronegative elements। ये पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो। अच्छा इंग्लिश लिखो, लिखते लिखते सुनते भी रहो, क्योंकि शायद आपने P ब्लॉक में भी बात सुनी होगी। आइए फिर से चर्चा कर लेता हूँ, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। यहाँ बोल सकता हूँ ना, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होते कि रुकूं अभी? अरे कोई तो हाँ बोल दो या ना बोलो। तो समझाइए ना। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा हूँ मैं कि भाई हमको ये तो पता है इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, हमें ये भी पता है ये मेटल्स हैं। अच्छा, मेटल करते क्या, इलेक्ट्रॉन देते हैं। बेटा कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉन तब न देगा जब कोई लेने वाला मौजूद हो। अच्छा, तो यहाँ बात ये की जा रही है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हमने अल्कली मेटल्स को भी देखा है, हमने P ब्लॉक में भी नीचे वालों को देखा है, वो भी मेटल्स होते हैं। लेकिन फिर भी हमने शायद ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, ये सब +6 +7 तक में कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक्चुअली इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इतना ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से लेना हर आदमी का, हर एटम के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकते हैं जो बहुत छोटे हों और जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भूख बहुत ज़्यादा हो। तो विच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलेस्ट इन साइज नॉन मेटल्स? बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं ये किसी भी मेटल को उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत छोटे होने से क्या होता है, एक बहुत सारे एक सेंट्रल एटम को घेर सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, है ना। क्योंकि शायद आपको पता है कोई एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद +1 के स्टेट में आ जाएगा, +1, और +2 में जाना तो कठिन होता जाएगा। तो ऐसा कठिन काम केवल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही कर सकते हैं। चलो, तो ये आपने लिखा तो हाँ बोलिए। यस सर। चलो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे एग्जाम्पल पहला रोमन नंबर 1 MnO4-, उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। आप नीचे मत लिखिए, ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा +7 है। और नाम क्या है इसका, MnO4- आयन का पर मैंगनेट आयन। पर मैंगनेट आयन में जो Mn सेंट्रल एटम है उसका बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं। लोन पेयर कितने बचे, 0। स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। देखो फोटो बनी है, Mn है, ये 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4s2 और 3d5, तो 7 होते हैं। तो सातों को अनपेयर भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे खाली ऑर्बिटल ऑब्वियसली मौजूद है। डी का आगे चला जाए भाई, 4s का जो होगा। अच्छा, इसका अनपेयरिंग वाली बात आपको दिखा दूँ, है ना। रुक जाओ दिखाता हूँ। इतना हो गया सबका? सर 1 मिनट। यार हो गया, वैसे बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देख लो भाई। जैसे 4s है, 4p तो आगे खाली है ना। हेलो यस सर। भाई, 3d में तो 5 अनपेयर हो गए,
1 2 3 4 और ये 5, 4s का ये जो एक अनपेड है ये आगे 4p में जा सकता है ना। तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, तो ये 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो 7 कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख भी रहे हैं, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो एक माइनस उसमें आ गया। तो दिस इज द फोटो ऑफ MnO4 माइनस। उसमें मैंगनीज के रिस्पेक्ट में साइज क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि मैंगनीज में लोन पेयर तो बचा नहीं। चलो इतना लिखो, एग्जाम्पल पहला ये लिखो, तो हाँ बोलो। लिख लिए सर। बेटा कि फजान सूल आपको पता भी है, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। फजान सूल ये कहता है कि वैसे तो इन फजान सूल नहीं, इन जनरल ये बात सच्चाई है कि भाई कभी भी कोई भी कंपाउंड ना प्योरली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट नहीं होता। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि खुद कॉमन सेंस से सोचो कि मान लो किसी ए ने किसी बी के साथ अगर शेयरिंग की है, तो कायदे से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास बीच में आना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ए और बी अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ऑब्वियसली बात है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ शिफ्टेड रखेगा तो हो जाएगा थोड़ा सा माइनस, और इसका खिंच जाएगा तो हो जाएगा थोड़ा सा प्लस। मतलब कोवेलेंट में भी खींचतान तो है, और खींचतान इलेक्ट्रॉन खींचना और दूसरे का खिंचवाना ये तो आयनिक बात है, भाई लेन दिया और किसी ने दे दिया। अच्छा, तो एक्चुअली कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवेलेंट या प्योरली आयनिक नहीं होता, सब में दोनों चरित्र होते हैं। अच्छा, अब आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए, भाई कोवेलेंट कंपाउंड कितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखेगा वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखा जा सकता है। भाई कोवेलेंट है, लेकिन अगर कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा वाला कम है तो एक खिंचवा लेगा, दूसरा खींच लेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड में किस में आयनिक ज़्यादा होगा, आयनिक कम होगा, चेक हो सकता है। लेकिन कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है जैसे कि मान लो मेरे पास है जैसे थैलियम का है ना, शक्ति वॉक, थैलियम तो यार पी ब्लॉक का हो गया, नहीं तो मान लेता हूँ मैं 3D का ही कोई यूज़ करता हूँ ना, जैसे टाइटेनियम है मान लो, है ना। तो एक बार मैंने बनाया टाइटेनियम TiCl2 और एक बार मैंने बनाया टाइटेनियम TiCl4, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा भाई हैं तो दोनों आयनिक कंपाउंड, भाई एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। अब ये 2 आयनिक कंपाउंड्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो हमारी ये ऐसी हो जाएगी। क्यों? तो अरे हम कैसे सोच पाएंगे सर, दोनों आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नहीं, हमारे पास पॉइंट है। क्या पॉइंट है? फजान स्टूल। पी ब्लॉक में देखा हुआ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अभी फजान स्टूल कहता है आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर तब बढ़ता है जब कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। कैटायन एनायन से दोनों कंपाउंड में सेम है। एक तीसरी बात वो कहता है जितना ज़्यादा चार्ज होता है। अच्छा, टाइटेनियम पे क्या चार्ज है? ये वाले टाइटेनियम पे +2 है, ये वाले टाइटेनियम में +4 है। +4 वाला क्या करेगा बेटा, जितना ज़्यादा चार्ज होता है आयनिक कंपाउंड के कैटायन में उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, हाँ, No, sir. अच्छा, तो बेटा मतलब TiCl4 वुड बी मोर कोवेलेंट, ये ज्यादा कोवेलेंट होगा तो ये ज्यादा आयनिक होगा इन दैट केस। हेलो, Yes, sir. आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब उसी का ज्यादा होगा। तो अब मेल्टिंग पॉइंट में अगर मैंने आपसे पूछा तो किसका ज्यादा होगा? TiCl2 का। अच्छा, इस बात को आपके लिखे हुए पॉइंट ने केवल फजान सूल से कोवेलेंट और आयनिक की बात की है। उसने कहा है कि यदि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है और यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, +2, जैसे +2 कम है, तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और इसका बिल इसने किस में फाड़ा? फजान सूल में। कोई दिक्कत? नहीं No, sir. चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिख लें बच्चों, एग्जाम्पल लिख लें, फिर से लिखेंगे एग्जाम्पल। पर मैंगनेट आयन NO4 माइनस, इसमें और दूसरा है डाइक्रोमेटाइन Cr2O7 2 माइनस। मतलब पर मैग्नेट इज KMnO4, इसमें मैंगनीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में विच इज +7। डाइक्रोमेटाइन विच इज Cr2O7 2 माइनस, इसमें क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में विच इज +6। तो अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा तो उसका चरित्र कैसा होगा? तो दे आर कैसे एनायंस? Covalent. Covalent. कोवेलेंट एनायंस। तो ये एक एग्जांपल हो गया। छापो तो हाँ बोलो। कहानी ये है बेटा,
ये इस इंग्लिश में कहानी मैंने ये बोली कि जैसे फॉर इंस्टेंस बेटा क्रोमियम है, क्रोमियम के नीचे क्या आता है बेटा? क्रोमियम वाला सीरीज मैंने याद कराई थी। क्रोमियम के बाद फिर नंबर हफ्नियम क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। और टंगस्टन। ठीक है, तो हमको ये तो पता है इन जनरल डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। अच्छा, तो डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीज करता है तो ये बताओ, ठीक है मान लिया मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज लगभग बराबर है, मान ली बात, और उसके कारण किसके कारण? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, इसको मैं एज अ कपल देख लेता हूँ भाई, इसको मान लो मैं एक संगठन मान लेता हूँ। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ ऊपर वाले और नीचे वाले, मेरे लिए ऊपर वाला है क्रोमियम और नीचे वाले हैं ये दोनों। अब मुझे ये बताइए कि डाउन द ग्रुप फिर भी साइज तो इन दोनों के बीच में साइज तो इंक्रीज ही कर रहा है ना? हेलो, जी सर। अच्छा तो बेटा मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा जिसका साइज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा? बड़ा होगा। अच्छा, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? क्रोमियम की मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का पेयर? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का पेयर। अच्छा, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका मौलिक अधिकार होगा आसानी से पहुंचना? नीचे वालों का कि ऊपर वाले का? नीचे वालों का। नीचे वाले नीचे का। वाले का सर। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर करना और उस अक्वायर करके उसमें स्टेबल रहना किसके लिए वैलिड है? नीचे वालों के लिए कि ऊपर वालों के लिए? नीचे वाले। नीचे वाले के लिए। हाँ, पी ब्लॉक में थोड़ा सा इसका विपरीत हो गया था। पी ब्लॉक में नीचे वाले के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल इसलिए हो गई थी क्योंकि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, वहां पे इनर्ट पर इफेक्ट लग गया था क्योंकि उनके लिए वैलेंस शेल होता है NS और NP, और नीचे जाते जाते NS और NP का एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि NS इनर्शियल बन जाता है। याद आया? हेलो यस सर। हेलो हेलो, Yes, sir. ये याद आता है सबको। बस वही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी हुई, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो होना चाहिए था पीरियोडिसिटी के आधार पे, अगर इनर्ट पे इफेक्ट जैसा कुछ नहीं सोच रहे हम तो वो ही इसके केस में होता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाले ज़्यादा स्टेबल हैं, अनलाइक पी ब्लॉक जिनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे नीचे वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते थे। तो भाई इंग्लिश लिखी हुई है और आइए इसको मैं एग्जाम्पल से भी लिखवा दूँ। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, उसी के नीचे लिखेंगे मॉलिब्डेनम +6 इज more stable than Cr+6 and hence Cr+6 in the form of dichromate ion behave as a strong oxidizing agent। ये लिखो भी और सुनते भी रहो भाई। अगर मॉलिब्डेनम +6 का कोई कंपाउंड होगा ना तो वो खुशी से बना रहेगा, और ऑन द अदर हैंड क्रोमियम के +6 का फेमस कंपाउंड होगा पता ही है, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन क्यों इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्योंकि क्रोमियम का +6 में रहना बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत, हाँ क्रोम ऐसा नहीं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? मॉलिब्डेनम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो अनस्टेबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हेलो, Yes, sir. हाँ, लेकिन क्रोमियम का +6 का होना किसके केस में ज़्यादा स्टेबल है? मॉलिब्डेनम के केस में ज़्यादा स्टेबल है, और क्योंकि उसको +6 में रहना मॉलिब्डेनम जैसा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस करेगा क्योंकि उसको +6 से नीचे आना होगा। हेलो, लिखो तो, हाँ बोलो। ये सर हो गया। Yes, sir. आगे बढ़ो, जी सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 9 लिखेंगे बच्चों। 9th पॉइंट लिखेंगे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल आयन इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एज वेल, कॉमा विच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इतना पहले लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। ये थोड़ी सी अलग अजीब बात हो गई है, अजीब क्या मतलब आगे की बात हो गई है। पहले इसको लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। देखो,
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास अब ये लिखना नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कॉपर को +1 स्टेट में, कॉपर है पानी में एक्वस, उसको एक इलेक्ट्रॉन देके कॉपर बनाना है, और मैं कहूँ कॉपर मेरे पास +2 स्टेट में एक्वस स्थिति में है, और मैं उससे पानी दे इलेक्ट्रॉन देके मुझे कॉपर सॉलिड, मतलब दोनों केस में मैं पहुंच सेम जगह रहा हूँ। कहाँ तक? कॉपर सॉलिड तक। तो मुझे कॉपर के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जो पानी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉपर +1 एक्वस और कॉपर +2 एक्वस, से कॉपर तक पहुंचना है। अच्छा, कौन सा प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाएगी? इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करने का तरीका होता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बच्चे ने थोड़ा सा गलत सिंबल बनाया हुआ है। ये सिंबल होता है बेटा E0। E0 उसमें बना देते हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे कॉपर +1 से हम जा रहे हैं कॉपर, और यहाँ पे हम कॉपर +2 से जा रहे हैं कॉपर। ठीक है, ये जो हालांकि मुझे पता है ये प्रक्रिया क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या पोटेंशियल कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली आईयूपीएसी कन्वेंशन के आधार पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे ये बात कि आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से हम रिडक्शन पोटेंशियल को आज से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब तो आप एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के ये चेक कर सकते हो कि कॉपर +1 से कॉपर में बनने की औकात ज़्यादा है कि कॉपर +2 को कॉपर में बदलने की औकात ज़्यादा है। ये दो अलग अलग E0 का वैल्यू है। अब एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो पहले। बेटा कॉपर +1 को ना +1 से 0 में आना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू +2। देखो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर +1 से 0 के स्टेट का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू +2 से 0 का। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, ये तो अभी एक्सपेरिमेंटल बात की मैंने। अब मैं इस पे आपको पहले कंफ्यूज करता हूँ। बेटा अगर कॉपर +1 का ऑक्सीडेशन, कॉपर +1 का कोई आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो वो क्या होगा? 3d10। और कॉपर +2 का अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 3d9। हेलो, 3D9। आपको क्या लगता है बेटा, अगर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या 3d10 वाला ठीक कहेगा? अरे हो गया, मैं हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, तुम ये इसको भाई 3d10 वाला ज़्यादा उत्सुकता से रिएक्शन करेगा कि 3d9 वाला? कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, हमें लगेगा सर 3d10 वाला फुली फिल्ड है, वो तो फिर भी संतोषजनक ऑक्सीडेशन स्टेट, संतोषजनक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है सर। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे रिएक्शन नहीं करना। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी कह रही है। यहाँ तो कहानी कह रही है कि जो 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन का कॉपर +1 है वो बहुत तेज़ी से कॉपर बनना चाहता है। अरे क्यों बन रहा है यार, तू कम तेज़ी से कॉपर बन, ज़्यादा परेशानी तो कॉपर +2 को होनी चाहिए। हेलो, यस सर। यहाँ से अब हमारा एक्सप्लेनेशन आता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हालांकि शायद हमें पी ब्लॉक से भी पता है बेटा, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा कि नहीं होगा पानी के अंदर लेन देन करने के लिए, ये केवल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड नहीं करता। कई बार हाँ, मैक्सिमम डिसाइडिंग फैक्टर वही है, पर कई बार इससे विपरीत काम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर +1 को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि कॉपर +1 को पानी उतनी खुले होता है ना कि भाई क्या कैसे, जैसे आपको खुले दिल से वेलकम ही नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे? पानी के अंदर। वाई? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। वेयर एज पानी के अंदर वही चीज़ हेविली हाइड्रेट हो सकती है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो। हेलो हेलो, माना कॉपर +1 गैशियस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल व्यक्ति है, पर पानी के सॉल्वेंट में, पानी के माहौल में आके उसको उतना वेलकम ही नहीं फील कराया गया। वेयर एज कॉपर +2 भले उसका गैशियस स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमज़ोर है, लेकिन पानी में इट इज़ हेविली हाइड्रेटेड, पानी में उसको उतना कंफर्टेबल फील कराया गया है कि वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं रह लूँगा। हेलो हेलो, यस सर। थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया मैं इंग्लिश क्या है? अब एक बार इंग्लिश कोई बच्चा रीड करेगा। रोशन, पॉइंट पहले इंग्लिश रीड करो ऊपर की।
oxidation state of a metal ion in a solvent depends on the nature of solvent बस, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी आयन की पानी सॉल्वेंट के चरित्र पे भी डिपेंड करेगी, केवल उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो? आगे पढ़ो रोशन। विच कैन बी डिटरमाइंड, which can be determined from their electrode potential value अब and reduction potential. हाँ, अब हमने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली निकाला और ये बात कह पाए हम कि भाई साहब देख, केवल उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मत देख, सॉल्वेंट के चरित्र पे भी डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेंट जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी होता है, पानी उसी को ज़्यादा वेलकम करता है जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। चार्ज किसका ज़्यादा होगा? कॉपर प्लस 2 का ज़्यादा होगा। साइज भी इनफैक्ट किसका छोटा होगा? कॉपर प्लस 2 का, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस होता जाएगा उतना ज़्यादा छोटा होता जाएगा। चार्ज डेंसिटी कॉपर प्लस 2 की बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में पानी उसको उतना वेलकम फील करा रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कमज़ोर होना कॉम्पनसेटेड है, मोर देन कॉम्पनसेटेड है। और ये उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से देख सकते हो। हेलो, अब बोलो। Yes sir. नहीं समझ में आता है? आ गया. आ गया तो बच्चे, आ गया तो ये छाप दो फिर। मैंने बस ये ई नॉट गलत लिखा हुआ है, ये ई नॉट आप सिंबल अच्छा बना दीजिएगा। और मैं चाहूँगा कोई दूसरे पेन से आप यहाँ कॉपर +1 में लिख भी दीजिए 3D10 और इसमें लिख भी दीजिए 3D9। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि कॉपर कौन ज़्यादा स्टेबल है? कॉपर +2 भले 3D9 है, इसको लिख दीजिएगा आप मोर हाइड्रेटेड, देयरफॉर मोर स्टेबल। कहाँ पे? हर जगह, हर जगह मोर स्टेबल है। पानी में। पानी में कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है पानी में। हाँ, समझ गए हो? चलो ठीक है भैया। तो देखो, है इनऑर्गेनिक, लेकिन इस इनऑर्गेनिक में भी आपको केवल थ्योरी लिखनी है और मेरा गाना सुनते रहना है, तो नोट्स कंफर्टेबल होते जाएंगे आपके। और जैसे जैसे अब इसको रीड करते जाओगे ये घूटता जाएगा आपको। चलो ठीक है भैया। हो गया सर. चलो ठीक है, हटा दूँ? अरे एक मिनट, हाँ, रुक गया। ए भले हम लोग इनऑर्गेनिक अभी वो कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी आप लोग को पूर्णतः बरतनी है बच्चों। ये पंचायत मुझे नहीं चाहिए कि एक दिन आ रहे हो एक दिन नहीं आ रहे, ये मत करना है प्लीज़, है ना। प्रेरणा आप खास तौर पे, तान्या तुम भी खास ही तौर पे। मैं तो तुमको एक्चुअली सच्चाई बताऊं, भूल ही गया था तुम पढ़ती भी हो। तुम ऑफलाइन क्लास में आप दोनों का कोई, अच्छा आज श्रेया नहीं आई है, वो तो ईमानदार बच्ची थी यार, वो भी आज नहीं आई है ना। मत करो बेटा, एक्चुअली क्या है, बाकी लोग सब आते हैं, तुम 2-4 के चक्कर में ही, हालांकि बाकियों का भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो नुकसान ऑफलाइन में केवल तुम ही लोग का हो रहा था, ऑनलाइन में इनका पैसे भी फ़ायदा था, अभी फ़ायदा है। तो लेकिन प्लीज़ कम से कम ऐसा है तो रहो, है ना। तो क्लास बच्चे रहते तो आनंद भी आता है ना। चलो हो गया, ख़त्म करूँ, बाय बाय करूँ? ये सर। चलो Yes sir. बाकी चीज़ों के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।